चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। नौ अगस्त 2024 को सुबह 7:30 पर कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक लड़की की डेड बॉडी मिली, जो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। उसकी आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था और पूरे शरीर पर भी मल्टीपल इंजरी के निशान थे। कोई भी आम इंसान यह देखकर कह सकता था कि यह कोई सामान्य सुसाइड का केस नहीं है, बल्कि इस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया है। शुरुआत में इस केस को कोलकाता पुलिस ने सुसाइड घोषित करके पलटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लड़की कोई और नहीं बल्कि इसी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एक जूनियर डॉक्टर थी। वही डॉक्टर जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जो इस हॉस्पिटल के अंदर रात में ड्यूटी कर रही थी और लोगों की जान बचा रही थी। लेकिन इसी हॉस्पिटल के अंदर उन्हें रेप करके बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मार दिया गया। इस घटना की बात पूरे बंगाल में फैल गई और सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। अब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और पूरे देश में डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड्स क्या है और आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का यह केस क्या है, आइए जानते हैं। It's not a rape of a doctor. It's a rape of a daughter. नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। It's a shocking story of brutality. शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। अगर आज हम लोग अपने एज के लिए वॉइस नहीं उठाएंगे, तो कोई हमारे लिए वॉइस नहीं उठाएगा। पश्चिम बंगाल के सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में से एक आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में यह घटना घटी। इस हॉस्पिटल में 31 साल की एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और जूनियर डॉक्टर पीड़ित महिला थीं। हालांकि टेक्निकली मैं उनका नाम आपको बता नहीं सकता और उनकी फोटो भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारे देश में ऐसे रूल्स और रेगुलेशन हैं जिनके तहत मैं उस रेपिस्ट की फोटो आपको दिखा सकता हूं, लेकिन पीड़ित की फोटो नहीं दिखा सकता। इसलिए इस पूरी वीडियो में हम उन्हें जूनियर डॉक्टर कहेंगे। यह जूनियर डॉक्टर 36 घंटे की लंबी ड्यूटी के बाद रात के 2 बजे कुछ जूनियर्स के साथ बैठकर डिनर करती है और फिर कुछ समय के लिए रेस्ट करने जाती है, इसी हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में। लेकिन अगली सुबह उनकी वहां से डेड बॉडी मिलती है। जब पहली बार इस घटना की जानकारी दी गई, तो हॉस्पिटल के अधिकारियों ने कहा कि इस जूनियर डॉक्टर ने सुसाइड किया है। लेकिन बाद में जब पता चला कि यह केस रेप और मर्डर का है, तो पोस्टमार्टम किया गया और उसकी रिपोर्ट इतनी शॉकिंग थी कि आपकी रूह कांप जाएगी। इस रिपोर्ट में लिखा था कि किस तरह से उस महिला डॉक्टर को गला घोंटकर मारा गया था, उन्हें ब्रूटली टॉर्चर किया गया था। उनके पेट, उंगलियों, होठों और आंखों पर भी चोट के निशान थे। उनके मुंह को दीवार पर पुश किया गया था ताकि वह चीख न पाए और उनकी प्राइवेट पार्ट्स को भी बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, जिससे खून निकल रहा था। इस सब कुछ के बावजूद जब इस पीड़ित डॉक्टर की मां आरजी कौर हॉस्पिटल में पहुंची सुसाइड की खबर सुनकर, तो उन्हें अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। उनका कहना था कि वह गिड़गिड़ा रही थीं, भीख मांग रही थीं कि उन्हें अपनी बेटी को देखने दिया जाए, लेकिन उन्हें देखने तक नहीं दिया गया। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। फिर अगले दिन दोपहर 2 बजे, यानी मौत हो जाने के 12 घंटे बाद, उसकी मां को उसकी डेड बॉडी दिखाने दी गई। इस घटना के बाद पूरे बंगाल में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टाफ स्ट्राइक पर चले गए, जिसके बाद कोलकाता पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा और तब जाकर इस केस की छानबीन शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस को इस केस में एक ब्लूटूथ डिवाइस मिली, जिसकी मदद से कोलकाता पुलिस ने इसके पहले आरोपी संजय रॉय को पकड़ा। आरजी कौर हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज में यह दिखा कि संजय रॉय सेमिनार हॉल के आसपास ही घूम रहा था
और अगली सुबह यानी शुक्रवार को इसी हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए भी देखा गया। पुलिस ने सारे सस्पेक्ट्स को पकड़कर पूछताछ की और इस दौरान सभी लोगों के मोबाइल लेकर उस ब्लूटूथ हेडफोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जो डेड बॉडी के पास मिला था। इस हेडफोन के साथ संजय रॉय का मोबाइल तुरंत ही कनेक्ट हो गया। इतना सबूत काफी था उसे अरेस्ट करने के लिए। संजय रॉय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर था, लेकिन खुद को एक पुलिस ऑफिसर समझता था और अरेस्ट होने के बाद भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई। बेसिकली सिविक वॉलंटियर वेस्ट बंगाल पुलिस फोर्स में एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होता है जो पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्पांस जैसे कामों में मदद करता है। लेकिन एक सिविक वॉलंटियर को टेक्निकली वे सुविधाएं नहीं मिलती है जो एक रेगुलर पुलिसमैन को मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी संजय रॉय की पुलिस फोर्स में अच्छी खासी कनेक्शन थी, जिसके चलते आरजी कोर हॉस्पिटल के अंदर हर एक डिपार्टमेंट में जाने का एक्सेस था। वह पूरे हॉस्पिटल में घूमता रहता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान संजय रॉय के मोबाइल से काफी पोर्नोग्राफी वीडियो मिले जो एक नारायणी भी बताया जाता है। उसने 4 बार शादी की थी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के चलते सारी शादियां टूट चुकी है, यानी कि उसका एक पुराना इतिहास है ऐसे वायलेंस का। इन सब के बीच में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार एक ऐसा काम करती है जिससे मानो बंगाल के सभी डॉक्टर्स एक जंग की घोषणा कर देते हैं सिस्टम के खिलाफ। डॉक्टर संदीप घोष, जो कि आरजी कोर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इस केस के बाद सबसे पहले उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया और कहा कि उस लड़की को रात में सेमिनार हॉल में जाने की जरूरत ही क्या थी। ऐसे घटिया कमेंट करने के बाद जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा तो उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन कर दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही सिर्फ 8 घंटे के अंदर ममता बनर्जी की सरकार ने संदीप घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। लेकिन संदीप घोष जब कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने गए तो वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने उनके रूम को ही लॉक कर दिया और वही धरने पर बैठ गए। यानी कहीं न कहीं सरकार भी इस इंसान को बचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए संदीप घोष से कहा कि आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन करने के तुरंत बाद ही दूसरे मेडिकल कॉलेज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको अभी के अभी ड्यूटी से रिलीव करते हैं। इसके साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस केस की जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी, जहां कोलकाता पुलिस का कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहेगा। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी कहा कि वह इस केस के आरोपी के लिए डेथ पेनल्टी चाहती है और स्टूडेंट्स की भी यही मांग है। इस प्रोटेस्ट के चलते कुछ दिनों से कोलकाता में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में कुछ मेडिकल सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद रही, जिसके चलते वहां के लोगों को काफी तकलीफ हुई। लेकिन डॉक्टर्स की यह मांग बिल्कुल जायज है, जिसके कारण 17 अगस्त को पूरे देश में सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे की विड्रॉल ऑफ सर्विसेज अनाउंस की गई थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। यह बात बिल्कुल साफ है कि कोलकाता में जो भी हुआ है वह बेहद ही डरावना था। 14 अगस्त की रात को जिस तरह से हजारों लोग आकर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पर अटैक कर रहे थे, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टीज को तोड़ रहे थे, उससे भारत के डॉक्टर्स में बहुत ही डर पैदा हो चुका है। उनका कहना है कि जो केस आज कोलकाता में हुआ है वही कल किसी और सिटी में हो सकता है, इसीलिए ये डॉक्टर्स शांत नहीं बैठने वाले हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानून लागू किया जाए। ममता बनर्जी की सरकार पर इस मामले को सही तरीके से संभालने और डॉक्टर्स की मांगों को गंभीरता से लेने का दबाव बढ़ रहा है। डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोग मांग कर रहे हैं कि इस केस की पूरी और स्वतंत्र जांच की जाए, दोषियों को सख्त सजा दी जाए और मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में सुरक्षा उपायों को कड़ा किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर्स यह भी चाहते हैं कि उनकी कार्य स्थितियों में सुधार किया जाए और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस केस ने न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे भारत में मेडिकल समुदाय को झकझोर दिया है। मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की है और सरकार से तेज कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच
समाज में भी इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ा दी है। अभी भी यह मामला जारी है और जांच प्रगति पर है। सीबीआई इस केस की जांच कर रही है और सभी संभावित सबूतों का विश्लेषण कर रही है। समाज में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक दुखद घटना ने पूरे बंगाल में मेडिकल समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और कैसे प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक समर्थन के बावजूद भी इन मुद्दों का समाधान अभी भी लंबा रास्ता तय कर रहा है। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं।